अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पाकिस्तान के आलमी राब्ते शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है, वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर भी की। प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। इसके बाद हुकूमत और अपोजिशन की अगर बात नहीं होगी तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी, एक डेडलॉक सा है। किसी भी इशू के ऊपर अगर हम बात करें, चाहे वो चेयरमैन नैब की तैनाती के बारे में बात हो, रिफॉर्म्स के बारे में बात हो, EVM के बारे में बात हो, हर इशू पे जो है अपोजिशन हुकूमत आमने सामने है। कोई मिडिल का रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। और आखिर में आसाम में रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल सामने आई है और इसके बारे में पाकिस्तान बार बार बात करता भी रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, तर्जुमान है शहबाज शरीफ साहब के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा एक छोटी सी पहले जो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, शहबाज गिल साहब ने हमें बताया कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब की वैक्सीनेशन की जो इशू है वो भी इसमें नून लीग इन्वॉल्व थी। आप जानते हैं, खबर ये है कि कल एक न्यूज़ उस वक्त उभरी जब पता चला कि नवाज शरीफ साहब को साइनोवैक वैक्सीन लगा दी गई, हालांकि वो इंग्लैंड में है। हुकूमत हरकत में आई, फटाफट गिरफ्तारियां हुई, जो लोग सामने आए उस हवाले से शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये PMLN के वर्कर्स हैं। जरा सुनिए। नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPAs ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की। इमरान नजीर वहां से उनके MPA हैं, ये वो वाला हल्का है। एक वहां पर चौधरी शहबाज साहब MPA हैं। 3 करैक्टर हैं, हसन राजा हसन, अबू अल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक और एक नवीद नामी करैक्टर है। ये उनके खास लोग हैं। वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई। इन MPA साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया मुल्क के अंदर कोरोना के डाटाबेस को बदनाम करने के लिए। मैंने रिफॉर्म से बात करें, लेकिन ये आज लेटेस्ट डेवलपमेंट। शिबली साहब, ये क्या प्रॉब्लम है कि हुकूमत आप लोगों की है, कोई भी आकर ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत के अंदर कोई और हुकूमत चला रहा है। ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ये हैक ना हो, बग ना हो, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। तो अगर नून लीग आके कर लेगी तो उनका कसूर है, ये मतलब ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्टीमेटली तो हम हुकूमत ही इन चीज़ों को देखती है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई भी शख्स जाके इम्पर्सनेशन करके और वो कुछ चीज़ कर सकता है टिल द टाइम आपको पता चले। कोई ऐसा मैकेनिज्म ना दुनिया में है ना कहीं पे है जिसमें कि अगर आप मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि डाटा एंट्री हो जाए किसी भी नाम से और उसके टाइम कुछ अरसे बाद जो है तो उसका पता चलता है, लेकिन इमीडिएटली पता चलना ज़रा मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ख़ास तौर पे एक ऐसे माहौल में जहाँ पे कि एक ऐसा बुनियादी तौर पे अपोजिशन बजाय इसके कि अपने आप को किसी ख़ास इशू पे वो बहस करा सके, वो कॉन्स्टेंटली लगी होती है। एक हमारे 2 कॉमन वो हैं, एक है इंडिया जो कि दुनिया का कोई चीज़ हो वो हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। अपोजिशन की ये एक मुसलसल एक कोशिश होती है कि किस तरह से हुकूमत के अच्छे कामों को में भी कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे कि वो एम्बैरस हो। हालांकि सब जानते हैं कि जितनी वैक्सीनेशन और कोविड की जो हैंडलिंग है दुनिया लेवल पे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने की है, वो किसी ने नहीं की है। और अगर ये इनकी हुकूमत होती तो पता नहीं क्या कुछ होता। तो इसलिए ये जो है तो एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसमें कि अपोजिशन तो ये आपको जानबूझ के एम्बैरस कर रहे हैं क्यों? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज देखिए इनका काम ही यही है, ये हर पॉजिटिव चीज को नेगेटिव, चाहे उसका कि एक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन भी क्यों ना हो, उसमें ये चीजें करते हैं ये। और इनकी जो कमेंट्स होते हैं वो भी नेशनल इंटरेस्ट को रखते हुए, ज़हन में रखते हुए ये उस पर बजाय इसके कि उस पर कोई एक सपोर्ट करें गवर्नमेंट को, ये एक ऐसी उसमें से एक इख्तरा निकालते हैं जो कि मुल्क के लिए भी एम्बैरसमेंट का बनता है। और इनकी जो एक बड़ी एक कोशिश होती है कि जी किस तरह से हम गवर्नमेंट, इनका यही एक टारगेट है। अच्छा। और उसमें कोई मेरिट नहीं है। सर, ये मलिक साहब आप लोगों का टारगेट क्या है? हुकूमत को बार बार जानबूझ के आप एम्बैरस करना चाहते हैं? ऐसे आज जो ये राब्ते बताए शहबाज गिल साहब ने, उन्होंने बड़ी मेथोडिकली बताया कि PMLN के साथ ये लोग जो थे ये वाबस्ता थे। ये वैसे ये इसका कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स, ये तो बात तय है कि रोकना हुकूमत ने है। ये कुछ शरारत की है आप लोगों ने, आपकी तरफ से किसी और ने कर दिया? हो सकता है कि पार्टी ने ना कहा हो या PMLN ना कहा हो, लेकिन अपने तौर पे कोई छोटी मोटी शरारत हुई, कोई तहकीक वगैरह की है आप लोगों ने? जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं शिबली साहब आपके पास हैं, मैं बड़ा शदीद प्रोटेस्ट करता हूँ कि इनके जो ये शहबाज गिल बड़े ही इंतहाई बेहुदा और बिल्कुल नॉन अनपार्लियामेंट्री, और जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अपनी शुरू की तो वो
बिल्कुल मुझे तो वो ज़ेब नहीं देता कि मैं कैसे लिटरली गालियां देने वाली बात है। अच्छा, जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि ये किसकी गलती है और किसने किया या साजिश की, देखिए दो बात तो हकीकत पर मबनी है। मैं आपको अभी आपके प्रोड्यूसर के साथ मैं भी शेयर करता हूं एक पंजाब प्रेस क्लब, पंजाब बार एसोसिएशन की एक प्रेस रिलीज जिसमें हमारे बार के मेंबर्स की वो वैक्सीनेशन का उनको इसी तरह से एक मैसेज आ गया जिनकी भी वैक्सीनेशन हुई नहीं है। अच्छा। तो ये लार्जली एक कंप्लेंट है, ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के नाम के साथ नहीं, ये बहुत बड़ी कंप्लेंट है। और ये इसको बजाय इसका कोई ये बंदोबस्त करते, उसका कोई तदारुक करते, रादर वो एक मस्खरा आदमी आके आज यहाँ पे बैठ गया जिसकी अपनी जुबान नहीं, वो करेक्टर है, उसको शर्म नहीं है जिस तरह की बातें उसने आज आके की। आपने जो क्लिप सुनाया उससे पिछला क्लिप आप सुने, ये आदमी आके लोगों को गालियां देने के लिए सर मैंने इसलिए वो नहीं चलाया, तो ये नहीं चलाया वो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी बात को मैं आई डोंट कंसिडर इट। सर चल वो छोड़ दे, लेकिन वैसे बताएं आपका क्या ख्याल है, ये क्या हुआ है? अभी आपको ये हुआ क्या है? ये इट इज एन, ये देखे ना, ये इनको अपने आप ये गवर्नमेंट इंक्वायर करे, चेक करे कि लोगों को फेक क्यों उनकी वैक्सीनेशंस की रिपोर्ट जा रही है। ये मैं भी आपकी टीम को मैं एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये पंजाब बार काउंसिल एक इंतहाई जिम्मेदार अदारा है, उसके मेंबर्स ने आज सीरियसली इसका नोटिस लेते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की है जिस पर उन्होंने बताया कि उनके मेंबरान को क्योंकि बार ने एक फैसिलिटी ऑफर की हुई थी कि जहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए वो वकला को कह रहे थे, तो आज उन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है कि ये हमारे मेंबर्स के जिनकी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई उनके भी नाम जो है वो वैक्सीनेटेड पर्सन के तौर पे आ रहे हैं, वो वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं। तो आगे से चले मैं इसको आप ये भेजिए, ये हम चलाते भी हैं, लेकिन मैं अगेन अपना सवाल काइंडली इसको स्क्रीन पे आप चलाते हैं मलिक साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई जाकर खास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आईडी कार्ड का नंबर पहले एक्वायर करेगा, फिर वहां जाके वैक्सीनेशन की डिटेल्स डलवाएगा, या आप भी इंक्वायर कर लीजिए। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। देखें बेसिकली मसला ये है कि ये जो मैंने आपको प्रेस रिलीज भेजी है, मैं देख लेती हूँ, ये हो ऐसे रहा है कि लोगों मैंने भिजवा दिया आपकी टीम के पास, और हो ये रहा है कि लोगों के आईडी कार्ड नंबर्स तो नादरा के साथ ही एनसीओसी का सिस्टम मौजूद है। अच्छा। अब जो लोग ये मैसेजेस भेज रहे हैं, ये बल्क में जो नंबर को, एक तो ये शुबा किया जा सकता है कि नंबर को इनहांस करने, अगर ऐसा है तो ये बहुत सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ये हम एनसीओसी के सरबराह से पूछेंगे कल। अब ये पूछा जाना चाहिए। जी जी पूछेंगे मसूद उमर साहब से, ये उनका। और ये आप पंजाब बार काउंसिल, ये पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स की जो मैंने आपको भेजी है, ये तो एक इंतहाई पर्टिनेंट एलिगेशन है मियां नवाज शरीफ साहब का, तो क्योंकि एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है इसलिए वो रजिस्टर बात सामने आ गई और उस पर, लेकिन बहरहाल तो पता नहीं ये कितनी ये हम पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे असद उमर साहब से जो एनसीओसी के सरबराह है, जिनकी डोमेन में आता है। लेकिन मुझे अभी भी इस शरारत की जड़, इसकी तुक, इसकी वजह ये मुझे समझ नहीं आई है। पता नहीं शायद हुकूमत को एम्बैरस करना था, किसी ने दिल पशौरी के लिए किया कि मैं खबर बना लूंगा, ये कुछ भी हो सकता है इसमें। नहीं देखिए, इसको आप ऐसे देखें ना कि एक जिसकी डोमिनियन आपके पास है, एब्सोल्यूट कंट्रोल आपके पास है, फिर उसका सॉफ्टवेयर जो है वो आपने मैनेज किया हुआ है, उसको आपने भिजवाना है, नादरा का कंट्रोल आपके पास है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का कंट्रोल आपके पास है, कोई इसको इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर कैसे सकता है? ये कैसे मुमकिन है? और अगर चले एक तो किसी ने शरारत के लिए एक जैसे ये हुकूमत मौकफ आज देकर गई है, ये बिल्कुल रबिश है, नॉनसेंस है, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। रादर कि अपनी उस कमजोरी को दूर करें और इंतहाई बेहुदा लोगों को भेज देते हैं। ये तो देखिए, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको सिस्टम्स में बिल्कुल कोई इन्फिल्ट्रेट ना कर सके, हैक ना हो सके, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो मैंने पहले ही कर दिया था एस्टैब्लिश, लेकिन फिर भी मैं समझना चाह रही थी पीएमएलएन इसके ऊपर क्या कोई तहकीक करना चाहती है क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। तो ठीक है, हमें इस इंक्वायरी में एसोसिएट करें ना। सर आपकी जमात से एसोसिएटेड लोग हैं सर, उन्होंने ये बताया है। मैं इन्हें ऑफर करता हूँ, नहीं देखिए एक सेकंड ठहरे, अगर उनकी एसोसिएशन ये है कि वो किसी एक हलके के वोटर हैं और वो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, तो ये एक बात एस्टैब्लिश नहीं करती इस चीज को। यहाँ तो लाहौर शहर के अंदर लाखों की तादाद में लोग हैं, और वो जिस दौर की भर्ती का उनका नोटिस दिखा रहे थे कि ये 2015 में भर्ती हुए, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, जरूर भर्ती हुए होंगे। जहां तक मेरा सवाल है, ये अगर
अगर ये इसको अकली बुनियाद पे इसकी तहकीक करना चाहते हैं, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो फिर उसमें एसोसिएट करें ना। ये नाम ले रहे हैं ख्वाजा इमरान नजीर का, ये नाम ले रहे हैं, इसमें मैं हम कल असेंबली में इसके अंदर असेंबली का सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। कॉलिंग दिस गून, ये जो कल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया, इस गून को हम वहां बुलवा रहे हैं, इसको हम वहां बुलवाना चाहते हैं। हम इससे पूछेंगे कि तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम इस तरह की बेबुनियाद और बिल्कुल लग़वियात बोलते रहो आके। ओके, आप रिस्पॉन्ड करना, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जहां तक के अहमद साहब लग़वियात की बात है, तो आपकी पार्टी के भी जो स्पोक्स पर्सन है बहुत सी लग़ बातें करते हैं, मैं कंडेम करता हूं, अगर कोई ऐसे कहता है, अगर कोई ऐसे कहता है वो नहीं होना चाहिए। इसको किसने हक दिया कि ये इस तरह की गुफ्तगू करे? जी एक सेकंड जी, मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन चलिए मलिक साहब, वो आपकी गुफ्तगू सुन रहे थे, अब आप उनकी बात सुनिए। प्लीज मारिया, आप उनको सुनवा दें शिबली साहब। देखिए अहमद साहब, आप तो उसके बाद अगर कोई बात की जा सकती है तो एक कूल काम, आई नो कि आज आपके जिसकी लिमिट होती है भाई, कोई लिमिट होती है किसी चीज की। आज अदालत में पेशी थी, आई नो यू आर अंडर प्रेशर, लेकिन अहमद साहब, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, I have just taken very serious, मैंने मेरी बात सुने, आप मीडिया पे एक बात हुई थी सर, आपका प्रोटेस्ट ऑन रिकॉर्ड आ गया। मेरा ख्याल है गिल साहब खुद भी इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्होंने भी सुन लिया है। आप रिस्पॉन्ड कर, शर्म आनी चाहिए। नहीं, मैं इनको देखिए बात करना चाह रहा हूँ, ये जो भी कह रहे हैं, जो ये अपसेट हो रहे हैं, देखिए पहली बात ये है कि ये बात मीडिया पे आई है, इसमें हमारा पूरा जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एनसीओसी जिसने कि इसमें इस पिछले 1.5 साल से एक सुपर काम किया है, मतलब है कि एक इंतहाई आलमी लेवल का काम किया है, उनकी परफॉर्मेंस, उसके बारे में खदशात उठाए जा रहे हैं, वो हमने अपने नोट किए हैं। जाहिर है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी हमने इनकी तरह आके बस टीवी में बात करके वी विल इन्वेस्टिगेट कि क्या हुआ है, लेकिन ये कहना कि जी इसमें ये हो ही नहीं सकता। मीडिया पे एक बात आई है, मीडिया पे उसको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, हम जरूर कराएंगे, बिकॉज हमारा जो आपको नताइज नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है कुछ अमली काम हुआ है, उसकी वजह से ये नताइज और ये सक्सेस मिली है ना हमें इंटरनेशनल लेवल पे। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अब आगे रिफॉर्म्स के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, खासतौर पे ईवीएम का मामला हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो, चेयरमैन नैब की बात हो, हर इशू के ऊपर लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन में एक बहुत ही शदीद वाला डेडलॉक है। रिसेंटली जो चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से फवाद चौधरी साहब यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यानी कि हुकूमत ये जी कि शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं होगी, ना ही इस सिलसिले में कोई मुशावरत जो है वो शुरू हुई है चेयरमैन नैब के हवाले से। और देखिए वज़ीर आज़म बड़े कैटेगोरिकल हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से इस मामले में कोई मुशावरत करने को हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो तो खुद एक्यूज्ड है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जब फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा था तो उस वक्त पीटीआई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का वक्त था। अच्छा, उस वक्त पीटीआई ने बिल्कुल इसी मंतक को रिजेक्ट कर दिया था जो आज ये बात कर रहे हैं। जरा राना साहब का व्यू क्या सुनिए। इनके खिलाफ पिछले 3 साल से या 5 साल से जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, वो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था देर इस बात। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर जो है उसमें फिर वजीर आजम की जो है वो कंसल्टेशन और वजीर आजम का रोल जो है वो क्यों इन्होंने अदा किया। जब तक किसी को कन्विक्शन नहीं होती, आइन ये कहता है कि वो प्रिज्यूम होगा इनोसेंट। तो ये एक ऐसी मंतक है उनकी कि जिसका कोई कानूनी और आइनी जवाब नहीं है। तो शिबली साहब फिर यही होगा, एक इशू आएगा, उस पे हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान हमेशा इंशाल्लाह डेडलॉक ही रहेगा, ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। अब 3 मसले फंसे हुए ना आपके सामने इमीडिएटली, ईवीएम का मसला है, ये मसला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा रिफॉर्म्स का मसला है, तो अब यही होगा, मतलब अगर चेयरमैन नैब भी लगाना है तो डेडलॉक ही है माशाल्लाह इस पे। देखिए बात यह है कि इन्होंने बात की, मैं फवाद चौधरी ने या हमारी हुकूमत ने जो बात की उससे टोटली एग्री करता हूँ कि देखें किस तरह अब जिनके आज भी केस थे, केसेस पे केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, ये नहीं है कि कोई ऐसी बात है, उनके साथ नैब के चीफ का तकर्रुर के जी किसको बनाए हम, ये मेरा ख्याल है उनको खुद ही चाहिए। शहबाज शरीफ को अगर देखें ना, यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट एंड यू नो वांट टू हैव अ हायर मॉरल स्टैंड, बट वो मेरा ख्याल है ये लफ्ज इस पार्टी में मेरा ख्याल है नहीं, इनकी वकादरी में नहीं है। इनको चाहिए खुद विड्रॉ कर जाएं कि जी मेरे पास केसेस हैं, ठीक है गलत है, जिस तरह भी है भूल जाएं उसको, लेकिन है तो सही ना इस वक्त। वो कहते हैं कन्विक्टेड नहीं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप लोगों ने लगा लिया था। कन्विक्शन हो गई तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। आपकी जमात पे भी इल्जामात थे, लेकिन आपसे मुसालियत कर ली गई थी। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं ना। देखें जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, उनका केसेस चल रहे हैं, सो इट्स मोर इंपॉर्टेंट बिफोर कन्विक्शन। कन्विक्शन हो जाए तो बात खत्म हो गई।
दूसरी बात यह है कि आप कह रही हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो भी था, जो राना सनाउल्लाह आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो ये देखें, ये जो है एक प्योर करप्शन के केसेस हैं। वो अगर केसेस, और हम तो आज भी कहते हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर करे, फैसला करे, क्यों नहीं करते हैं वो? हमने तो देखिए उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, उनका भी फैसला होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा? तो मसालिहत के अंदर तो अगर आपके मामलात इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने होंगे फॉरेन फंडिंग के, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखें ना, हमें तो आपने वो कर दिया, हम तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम तो ये समझते हैं कि जहां तक ईवीएम्स का ताल्लुक है, जो रवैया उसने इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ, ये कैसे, हमने तो हमेशा, यही मेरा ख्याल है कि शायद हमारी गलती है, हमने हमेशा जो है ना लोगों को ये समझ के कि मेरिट पे लगाया है कि ये करेंगे, गैर सियासी तौर पे करेंगे। अब बात ये है कि इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये कॉन्स्टेंटली, जिस तरह मैंने कहा है कि गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालना चाहते हैं। आपको याद होगा कि फैटेफ के अकाउंट्स की वो लॉ था, उसमें इन्होंने कितने हर जगह पे ये मसला बनाते हैं टू गेट सम काइंड ऑफ अ रिलीफ, दैट व्हिच वी आर नॉट विलिंग टू गिव, एंड हेंस देयर इज अ डेडलॉक। सो वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि अगर आप लोग ऑर्डिनेंस अगर ले आएंगे जिसमें मसालियत नहीं की जाएगी, आज आप हुकूमत में, कल ऑपोजिशन में होंगे, फिर आपसे नहीं कोई पूछेगा उस वक्त। देखिए फिर मत आप लोग कहिएगा कि देखिए हमारा कोई मॉरल स्टैंड नहीं है, अगर हम गलती पर हैं, अगर हमने करप्शन की है, अगर हमने कानून तोड़ा है, हमने इस मुल्क के वसाइल को मुल्क से बाहर ले गए हैं, बाहर जायदादें बनाई हैं, डबल जुर्माना हमें होना चाहिए, डबल सजा होनी चाहिए। लेकिन ये टेक्निकल मसला है ना तैनाती का, उस वक्त अगर ऑपोजिशन में आप होंगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो फिर एक गैर पार्लिमानी ये रवैया होगा ना, उस वक्त हर वक्त ये होगा। नहीं, देखें बात तो ये है कि ये तरीके तो इन्होंने निकाले हैं कि जिसमें कि मुल्क में कानून मुख्तलिफ है मुख्तलिफ लोगों के लिए। हमारा तो स्टैंड यही है कि हम ऐसा मुल्क चाहते हैं जिसमें कि बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मेरिट पे चीजें हो, कानून की हुक्मरानी हो, और ये जो लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क में सियासत के नाम पर एक ऐसा घनौना कारोबार किया है, they should be held accountable। हमारा तो जी मैंडेट ही यही है। मलिक साहब, How can we compromise on that? सर कॉम्प्रोमाइज अच्छी बातें ना करें, लेकिन मैं कह रही हूं कि अगर आप लोगों ने इस दफा कोई तब्दीली लानी है तो वो फ्यूचर कोर्स आप सेट कर देंगे, फिर वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। मलिक साहब, एक बात तो तय है, अगर आप शहबाज साहब पे केसेस मेरिट पे हैं, मेरिट पे नहीं है, ऑब्वियसली ये तमाम चीजें जेर तफ्तीश भी हैं, इस पे आपकी बड़ी एक स्ट्रांग ओपिनियन है, मैं उससे आगाह हूं, लेकिन क्या वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि एक शख्स जिसकी इंक्वायरियां चल रही हैं वो ही ये तय करे कि कौन होगा चेयरमैन नैब, और क्या पीएमएलएन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है ये डेडलॉक खत्म करने के लिए, सिवाय इसके कि शहबाज साहब भी होंगे जिनके ऊपर केसेस हैं और वो ही तय करेंगे, वो ही अपनी राय देंगे, तय नहीं करेंगे, राय देंगे कि चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए? देखिए मारिया, इसमें 3 नुकात हैं। पहला नुक्ता ये कि ये कानून था क्यों? ये कानून इसलिए था कि नॉन पार्टीजन ना हो और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसल्टेशन हो। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसल्टेशन हो, नंबर 1। सेकेंडली, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना, वो ऐसी ही पोजीशंस पर वो एक्सप्लेन करती है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन इस गवर्नमेंट, इस रजीम की एक बड़ी कैंपेन है कि वो एंटी करप्शन पे बात करती है। तो जो उनकी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली थ्योरी है वो खुद डिफीट होती है। जो राना सनाउल्लाह खान ने बात की, बड़ी मुनासिब बात की, कि वो भी चार्जेस सिमिलर लेवल के चार्जेस हैं कि आपने मिसयूज ऑफ फंड्स किए हैं और आपने डिफरेंट अकाउंट्स में स्टैश किए हैं, आपने पब्लिक पार्टी के नाम पे फंड्स इकट्ठे किए और उनको आपने अपने पर्सनल यूसेज में लिया। ये आपके ऊपर एलिगेशन है। सो यू आर अंडर एन इन्वेस्टिगेशन बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उनके पास कानूनी तौर पे वैसे ही ये हक है जैसे नैब के पास है कि वो इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उसकी नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना सर। देखिए दूसरी बात, ये जो आप ये कह रही है, तो ये एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर फॉल करेगी, और उसके साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा तब हो कि अगर किसी वजह से भी मेरे ऊपर नैब की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, मेरा उनके ऊपर एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि मैंने ये प्लीड किया है कि आई एम नॉट गिल्टी, हमने वाज़े तौर पे प्लीड किया है, और उसको सब्सटेंशिएट किया कोर्ट्स की जजमेंट्स ने, किसी एक केस पे नहीं, पूरी पार्टी के केसेस को आप देख लें। शहबाज साहब का केस जो बेल का केस है, टेंटेटिव असेसमेंट है, सरसरी से उसके ऊपर उन्होंने अभी डीपर उस पर वो नहीं है बात, लेकिन बेल में उन्होंने कहा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज्ड नहीं है। आपकी प्ली है, ये तो
सर माय पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर तब भी होगा जब अंडर कंसिडरेशन है आप लोगों की सारी पिटिशंस, आप लोगों की प्ली, जैसे उस वक्त भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे पीटीआई जो थी उस वक्त पार्लियामेंट के सामने, ये पार्लियामेंट के सामने, ये मसला पार्लियामेंट के सामने तब भी होगा जब ये लॉ, उसको ये लॉ बनाया जा रहा होगा। ये इस लॉ की थोड़ी तारीख है, ये जब 1999 में बना था तो तब इसकी जो थी चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट, वो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव की जो थी स्वाबदीद उसके ऊपर, और प्रेसिडेंट का मामला, फिर ये सर वो चीफ जस्टिस से भी बाद में जी चीफ जस्टिस से भी इस मसाले तो फिर चीफ जस्टिस से फिर चीफ जस्टिस से आगे चलता हुआ ये जब पार्लियामेंट बनी तो उसमें ये मुकदमा आया, इसलिए आया कि जब ये तैनाती हो तो इसमें कहीं प्रोसिक्यूशन का शय बना। तो सर इसका मतलब है कि इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर शख्सियात के ऊपर कंट्रोवर्सी बनती है, एतराजात होते हैं, तो क्या इसका पैमाना फैला दिया जाए, एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए ताकि कल कोई इल्जामात लगे ही नहीं है। मैं फ्यूचरिस्टिक बात कर रही हूँ, ये शख्सियात से हट के बात कर रही हूँ मैं। नहीं देखिए ना, हम तो ये कह रहे हैं कि लॉ की स्पिरिट डिफीट नहीं होनी चाहिए। लॉ की स्पिरिट ये थी बेसिकली, जो इसके पीछे एक विजडम होगी फॉर दिस लेजिस्लेशन, वो क्या होगी कि पार्टीजन ना हो। अगर ये इख्तियार सीधा सिर्फ वजीर आजम पे रहने दिया जाए तो पार्टीजन होने के इसमें खतरात होंगे कि एक पार्टी अपना बंदा कर लेगी। और अगर कंसल्टेशन प्रोवाइड की और दोनों आइल की साइड से प्रोवाइड की गई तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि एक नॉन पार्टीजन पर्सन को लगाया जाए। ठीक है, अब अगर ये स्पिरिट आप डिफीट करना चाहते हैं तो केस है सर मलिक साहब, ये यूनिक केस है क्योंकि इस दफा जो एक पार्टी है उसके ऊपर नैब के इल्जामात हैं। मैं भी ये कहूंगी वो नहीं मानते, इल्जामात हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शुबा हो सकता है। तो शायद ये जो है मारिया, देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये दो बड़ी, एक पर्सनल करप्शन के सॉलिड, बहुत ही सॉलिड प्रूफ्स के साथ केसेस हैं जो कि ये डिले कर रहे हैं। जहां तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक है तो मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह को ये आज क्यों याद आया है? हमने तो अगर किया था तो उस वक्त ये स्टैंड लेते थे कि जी ये चूंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम जो है तो नहीं मानते हैं गवर्नमेंट का नॉमिनी। उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, उन्होंने कहा जी ये रिवायत हम इसी को फॉलो करेंगे। नहीं, रिवायत नहीं है, हम नहीं करेंगे फॉलो, इसलिए कि देखिए हमारा तो स्टैंड पॉइंट, अगर कोई ऐसी बात थी तो उस वक्त ये खड़ा कर देते, ये इशू को खड़ा कर देते कि प्रिंसिपल पोजीशन इनकी ये है कि हम नहीं मानते बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय द वे ये तो था ही नहीं, इनके खिलाफ केसेस नहीं लगे हुए इलेक्शन कमीशन में, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं लगे हुए फंडिंग के। ये तो इन्होंने अपने जो पार्टी के अकाउंट्स में से थे उसमें पर्सनल अकाउंट के नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में गए हैं पैसे, ये तो साफ प्रूफ हुए हुए। तो ये उस वक्त इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके नजदीक कोई इशू ही नहीं है, हमारे लिए ये इशू है क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक शख्स जो कि जिसके सीरियस पूरी फैमिली के और इन पर्टिकुलर द पर्सन हु इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसके खिलाफ सीरियस मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं और वो तय करे कि जी मेरा किस जज ने फैसला करना। होना क्या चाहिए कि क्या तो आप कंसल्टेशन प्रोसेस को मजीद वसी करें या उसको खुद विड्रॉ करना चाहिए। पहली बात, अगर मैं होता ना उनकी जगह, खुदा ना खास्ता, मैं कह देता कि जी मैं चूंकि ये इशू खड़ा हो गया है इसलिए मैं विड्रॉ करता हूं और मैं डिप्टी पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर और हुएवर किसी और को वो दे देते। जी मलिक साहब। हाँ जी शिबली साहब एक बात तय कर ले, चले पिछले 4 साल से आप ये शहबाज साहब के मुकदमात पे तवातर से आपकी पूरी पार्टी, ना सिर्फ कि आपकी पूरी पार्टी, हम ये कहते हैं कि शहबाज साहब के खिलाफ 3 मुकदमात हैं। शहबाज साहब के खिलाफ एक जरा प्रिसाइजली बात कर लेना, एक मुकदमा उनके खिलाफ रमजान शुगर मिल्क है, एक मुकदमा उनके खिलाफ आशियाना है और एक ये एसेट्स और ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वाले, ये 3 मुकदमात हैं। अगर कल कला 6 महीने, मैं तीनों मुकदमात की बात कर रहा हूँ, अगर आप कल कला इन तीनों मुकदमात में आपके पास ये कोर्ट की आप विंडिकेशंस आ जाती हैं कि ये मुकदमात गलत कायम किए गए थे, तो आप पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर करेंगे? नहीं, मैं बताता हूँ उसका, लेकिन जब वो वक्त आएगा ना, जो कि मेरा ख्याल है नहीं आएगा इंशाल्लाह, उस वक्त जो है ना, उस वक्त सिचुएशन हम बिल्कुल कंसल्ट करेंगे। हम अभी आप एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं। मैं मफरूजे पे नहीं ना, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप भी बिल्कुल, आपकी पूरी आर्गुमेंट वाइड है एक मफरूजे पे। मेरे एलिगेशन ये सुप्रीम कोर्ट्स ने आपने ये जो आप ये दो दलील जो दिए जा रहे हैं, जो फवाद ने कल बात की और उसको पूरी पार्टी की तरफ से सामने आया, और ये कि नोबडी कुड बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, एक तो ये बात कही जा रही है, और दूसरी बात ये की जा रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हम कह रहे हैं कि इसके पैरेलल इससे ज्यादा लीगल बड़े क्लियर लेड लॉज हैं
जो ये कह रहे हैं कि आप लॉ की मंशा को डिफीट नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारे पास बिल्कुल एब्सोल्युटली वी सेव अ राइट कि हम कोर्ट्स में जाएं। आप अजम्पटिव हैं कि एक तफ्तीश है, आप तो इन्वेस्टिगेशन को जुर्म गर्दान रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ठीक है यानी सर, आपने तसव्वुर कर लिया कि एक इन्वेस्टिगेशन उसको जुर्म के तौर पे सर आपने बिल्कुल तसव्वुर कर लिया पॉइंट कि वो लाज़मी नुक्ते तौर पे आ पे जाए सजा सर। के तौर जो पे अगर आएगी। तैनातियां करनी है, इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शाइबा हो तो फिर इस मिसालेहत का जो मैकेनिज्म है उसको वसी करना चाहिए या उसके अंदर से जो दूसरों को निकाल देना चाहिए? ये है प्रिंसिपल क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया, मुझे बहस को समेट ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली से वज़ीर आज़म साहब ने कल खिताब किया। उनके जो खिताब के चीदा निकात थे वो कुछ यूँ थे। ये 76वां इजलास था। वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आज़म ने खिताब किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात, तनाज़ा कश्मीर, इस्लामोफोबिया, भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस, मनी लॉन्ड्रिंग और कोरोना के असरात पर खिताब किया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए किसी वजह से अमरीका और यूरोप के बाद सियासतदानों ने पाकिस्तान को इन वाक़यात के लिए मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया है। एक गैर मुस्तहकम अफरा तफरी का शिकार अफगानिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाहें बन जाएगा और इसी वजह से अमरीका अफगानिस्तान आया था। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, हमें अफगानिस्तान की अवाम की खातिर मौजूदा हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए है। सो ये लबे लबाब है वज़ीर आज़म साहब की इस तकरीर का। बात करेंगे, हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी उसमें बार बार वो वेस्ट को और मगरबी दुनिया को, बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी कि यहाँ पे इस वक्त जो खत्ते के अंदर पाकिस्तान चूंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं तो हर हाल में इस प्रोसेस को सपोर्ट करना होगा जो भी इस वक्त यहाँ पे हुकूमत में की कयाम के हवाले से चल रहा है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की जो बार बार एम्फेसिस है ये दुनिया को कानों पे असर कर रहा है? पाकिस्तान को तो ये बात कहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा तो उसका नतीजा जहां अफ़गानिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा, वहीं अफ़गानिस्तान के तमाम हमसायों बशमूल पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब कोई ये कहता है कि हम ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा या हम में से कोई और लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, इंसानी बहरान जन्म ले सकता है, मामला बिगड़ सकते हैं, तो वो तालिबान की कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वो एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसको अगर तदारुक ना किया गया तो फिर हम तो चलो सारे जो हमसाए हैं और पूरे खित्ते के मुमालिक हैं उनको तो बहुत ही तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन खुद मगरिब के लिए भी वही हालात पैदा हो जाएंगे जो आज से 20 साल पहले थे। इसलिए वज़ीर आज़म का जो इसरार है और हमारी तमाम वज़ीर ख़ारजा का भी और तमाम हुकूमत का जो इसरार है वो यही है कि आप वहाँ पे इंसानी बहरान को जन्म ना लेने दें और वहाँ पे ऐसे हालात पैदा ना करें कि आप किसी तरीके से इस काम में लग जाएं कि तालिबान की हुकूमत को गिराना है किसी तरह। जो इन्होंने मुंतबित किए असासे और इस तरह के काम, तो वो उस सूरत पे तो इस तरफ इशारा है कि ये आप इस तरफ ना चलें क्योंकि इसका नुकसान बहुत सख्त होगा आपको भी और हम सबको। थोड़ा सा एक और बात करना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान की भी खित्ते में जो स्टेक्स है वो तो बेहद ही ज्यादा है। जरा मैं आप मोदी साहब की मुलाकातों के ऊपर नजर आपकी जो है तवज्जो दिलाना चाहूंगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो इसमें दौरा है इसमें अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात की है। फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर नजर रखने और मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। 4 ममालिक की तंजीम क्वाड के इजलास में भी भारत की तवज्जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही रहा है। ये बार बार जो अखबारी तराशे वहां से हम देख रहे हैं वो जो रॉयटर्स वगैरह इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सो क्या पाकिस्तान को जो भारत की खास पोजीशन है जो बार बार वहां पे हैमर की जा रही है, एजाज चौधरी साहब, शुड वी बी वरिड? ऑफ कोर्स एक हद तक तो हमें कंसर्न है, तशवीश है, लेकिन हमें समझ भी आती है कि अमेरिका अपना जो मुसाबका है, जो कंपटीशन है चीन के साथ, उसमें हिंदुस्तान को तैयार कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एनालिस्ट की नज़र में हिंदुस्तान के लिए मुश्किल वक्त भी सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जिसमें हिंदुओं और बाकी तमाम कौमियतें जो वहाँ रह रही हैं उनमें बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इस वजह से भी और कुछ अमेरिका को ये भी नज़र आ रहा है कि बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी मेहरबानियाँ की हैं अमेरिका पे, हिंदुस्तान पे, वो ना रूस से ताल्लुकात ख़त्म कर रहा है, ना वो चीन के साथ कोई इक्तिसादी ताल्लुकात।
तो इस तरह ये नहीं कि ये डन डील है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी हिंदुस्तान को बड़ा किरदार देने की कोशिश की थी। उनका ख्याल था कि जब वो वहां से निकलेंगे तो हिंदुस्तान उस इलाके में अमन अफगानिस्तान में करेगा, पर आपने देखा कि वो सारी हिकमत अमली जमीन बोस हुई। तो मैं नहीं समझता कि हमें इससे घबराना चाहिए किसी किस्म का। उसकी वजह यह है कि हमें नजर आ रहा है कि वो आज भी पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा इसीलिए बना रहे हैं ना, क्योंकि वो पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहते हैं। और वो उधर से हिंदुस्तान के साथ उसको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चीन का मुसाफका कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है, ये उनकी एक लार्जर गेम है, बड़ी तस्वीर है। लेकिन चौधरी साहब, फिर भी जो नाकिदीन है और इस खत्ते में जो दीगर मुबस्सिर हैं वो कह रहे हैं कि वॉशिंगटन में ज्यादा गर्मजोशी भारत के लिए है। पाकिस्तान के वजीर खारजा वहां गए हैं, उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, अमेरिकी वजीर खारजा से भी मुलाकातें की, लेकिन वहां जो मुलाकातें हो रही हैं वो मोदी लेवल पे यानी कि प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हो रही हैं। तो क्या इस वक्त आपको लगता है पाकिस्तान को स्केप गोट बनाने की जो एक वाज़े पॉलिसी दिखाई दे रही है उसमें भारत आलाकार है कि किसी फ्यूचर के सिनेरियो में? क्यों नहीं है, ये भारत बड़ा विलिंगली आलाकार बनेगा। आपने देखा अफगानिस्तान में टू फ्रंट सिचुएशन की, मशरिक से मगरिब से दोनों तरफ से स्क्वीज करने के लिए। और अशरफ गनी साहब से गिला ही हमारा क्या है, यही है ना कि 7 साल में उन्होंने इतनी जगह दी हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान के खिलाफ जितने अनासिर थे उनको हिंदुस्तान से मदद आती थी, एनडीए से मदद जाती थी। तो हिंदुस्तान से तो कोई हमें खैर की तवक्को तो नहीं है। लेकिन अमेरिका के मुतालिक हमें इस बात में भी शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ये समझता है कि हम चीन के दोस्त हैं, जो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको ये है कि हम किसी तरह चीन से थोड़ा दूरी इख्तियार करें। हम क्यों करें दूरी इख्तियार? हम तो कहते हैं कि हम चीन के साथ भी रहेंगे, लेकिन आपके साथ दुश्मनी नहीं चाहते हैं। लेकिन आप ये जो हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं इलाके का नंबरदार के तौर पर, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तान ने देख ले सारे हमसायों के साथ इस वक्त ताल्लुकात आप देख लें, चीन के साथ, हमारे साथ, नेपाल जैसे मुल्क के ऊपर उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया हुआ था, श्रीलंका के साथ, सबके साथ उनके मसाइल हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की ये हिकमत अमली बहुत ज्यादा चलेगी। उससे पहले इन्होंने क्वाड के लिए एक्टिवेट किए थे कि 2007 से चल रहा है ये क्वाड का सिलसिला। पहले इसमें गर्मजोशी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी हिंदुस्तान भी इनके चीन के साथ ताल्लुकात थे। अब अमेरिका के जोर देने पर एक नेवल एक्सरसाइज हुई और अब उन्होंने कोशिश की है भी दरिया सना एक ये कोशिश भी की कि एशियन नेटो बनाई जाए। तो वो भी आपको पता है कि कोई कामयाब नहीं हुई, क्योंकि आसियान के मुमालिक भी चीन के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। सही। तो ये जो सारी की सारी गर्म सियासत चल रही है हमारे एशिया के अंदर, इसके अंदर यकीनन चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान के लिए। एक और चैलेंज जो जिसके बारे में बात की जा रही है कि क्या मुतवक्के तौर पे कोई पाबंदियां या कोई सैंक्शंस अभी नहीं तो आने वाले चंद 6 माह में मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पे लग सकते हैं, खुदा ना खास्ता। और अगर ऐसे सैंक्शंस हैं भी तो वो किन खतूत पे होंगे वो सैंक्शंस जो अगर एक्सपेक्टेड है? तो मैं कहता हूँ जी कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे पाकिस्तान को। ये खाम खा का एक ये शोशा छिड़ा जाता है ताकि पाकिस्तान का मोराल जो है ना वो तोड़ा जाए। तो ये मैं इस समझता हूँ कि इस किस्म की चीजों को ना आप लोगों को ना हम लोगों को हवा देनी चाहिए, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं बताऊं सन 2000 में मैं न्यूयॉर्क में था, तो उस वक्त तालिबान की हुकूमत हर किस्म के काम बड़े अजीबोगरीब कर रही थी। तो एक सैंक्शंस की बात शुरू हो गई थी, इवन उस वक्त भी कुछ नहीं कर सके। और फिर ये चंद साल पहले भी बड़ी बात हुई कि जी वो सैंक्शंस क्यों आएंगी भाई, कैसे आएंगी? पाकिस्तान को तनहा है, इधर से चीन है हमारा दोस्त है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, रूस के साथ भी ताल्लुकात बन रहे हैं, सेंट्रल एशियंस बड़े एक्साइटेड है पाकिस्तान के साथ, ये सारी नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी होने जा रही है। तो ये एक अमेरिका अपना गमो गुस्सा अफगानिस्तान का हम पे अगर निकाले, चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करे, तो हम क्या तनहा हो गए? क्यों तनहा हो गए? हमारे पास भी बहुत ज्यादा। तो मैं मतलब रियलिस्टिकली कह रहा हूँ, मैं जज्बाती होकर नहीं कह रहा, रियलिस्टिकली कह रहा हूँ कि कोई इस किस्म की मुझे उम्मीद ना नजर आ रहा है सिलसिला। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनका कोई वो वजूद नहीं है, ना किसी ने बात की है, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे डिट्रैक्टर्स तो कहेंगे ना जी, तो क्या क्या नहीं कहेंगे। आप ये देखिए कि इन्होंने फैटफ में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या क्या नहीं कर लिया, लेकिन क्या कर सके ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान। ठीक है, हमने भी पूरा ताउन किया। तो इस वजह से पाकिस्तान को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना चाहिए हम लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खारजा पॉलिसी की अभी तक कामयाबी हुई है और मुसलसल तवातर से हो रही है। तो चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहता चैलेंज नहीं है, लेकिन चैलेंज निपटना होगा।
उसके लिए मेरे ख्याल में हमारी कौम तैयार है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे। वो कह रहे थे सारी बातें की जाती हैं, ये रूमर्स फैलाई जाती हैं, पॉसिबल नहीं है सैंक्शंस लगना, ये सिर्फ जो डिट्रैक्टर्स हैं ये मोराल डाउन करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान जो बात कह रहा है इसमें जो एक और तनकीद की जाती है कि शायद तालिबान का मुकदमा लड़ रहा है, ये पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ रहा है, क्योंकि इस खित्ते में डिस्टेबिलिटी अगर होगी तो उसकी वजह से पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा असरात आएंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। ज़रा भारत में जो असम से सामने आने वाली वीडियो दिल खराश किस्म की, जिसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आखिर में बात करेंगे भारत की रियासत असम से जो एक वीडियो सामने आई है और ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वीडियो है, जहां जिला दुरांग के इलाके सीपाझार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हाथ में एक लाठी पकड़े शख्स पर पुलिस एहलकार जो हैं वो गोलियां बरसा देते हैं, जिसकी सीने में जब गोली लगती है तो वो जाँ भाग हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक शख्स इस मुर्दा शख्स को लाते और घूंसे मारना शुरू कर देता है, यानी कि अभी भी ठंड नहीं पड़ी, लाते और घूंसे मार के भी जो नफरत है उसका इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल के बाद जब वाकये की तफसीलात सामने आई तो पता चला कि वो एक सरकारी फोटोग्राफर है और उसकी खिदमात तो खुद जिले इंतजामिया ने ली थी। मजमूई तौर पर इस ऑपरेशन में 2 मुसलमान जाँ भाग हुए थे, जिनकी फिर जब शनाख्त हुई तो सद्दाम हुसैन और शेख फरीद के नाम से हुई है। पाकिस्तान ने जो है बुलाया है भारत के नाज़िमुल उमूर को और तशवीश का इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपनी तकरीर में यूनाइटेड नेशंस में जो की, उसमें जो भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जो दुनिया के नुक्ता नज़र में एक यकसा बर्ताव का फुकदान है उसके बारे में बात की है। और इसके अलावा भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो इंसानी हकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ, इस पर डोसियर का भी जिक्र किया गया था। ये फुटेज मैं आपको दोबारा दिखाना चाहती हूँ कि ये रियासती सरबराही में जब एक तरीके से जेनोसाइड होता है तो उस वक्त ये क्या है, उसका एक ये छोटा सा किसी झलक है जो कि सोशल मीडिया में आ गई, वीडियो बन गई, किसी ने इसको सीन को कैप्चर कर लिया, इससे ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो गई। लेकिन ऐसे कैसे ही वाक़यात हैं, कितने ही वाक़यात हैं जो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे हैं और उसके ऊपर दुनिया की तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।